बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बुखैर-ओ-आफियत होंगे, पढ़ाई ठीक जा रही होगी, चीज़ें समझ आ रही होंगी या नहीं आ रही समझ, ऑडिट में आप कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, है नहीं है। लेकिन हमारे कुछ सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स रहते हैं जिसके ऊपर हमने कोई डिस्कशन अपनी करनी है। ये मैं आपको प्रैक्टिकली ये चीज़ें बता दूंगा, थ्योरी आपने याद कर लेनी है। प्रैक्टिकली क्या होता है, किस तरीके से काम करते हैं, वो हम डिस्कस कर लेंगे। फिर उसके बाद आपके लिए आसानी होगी जब आप कुछ थ्योरी पढ़ रहे होंगे, तो आई होप सो कि आपको चीज़ें आसानी से समझ इंशाल्लाह आ जाएंगी। अभी तक जो हमने प्रोसीजर डिस्कस किए थे वो बैलेंस शीट के प्रोसीजर थे, जिसमें इस एक्सरसाइज हम स्टार्ट किया। नॉन करंट एसेट्स को हमने ग्रिप में लिया पहले, फिर हमने करंट एसेट्स को ग्रिप में लिया, फिर हमने करंट लायबिलिटीज को ग्रिप में लिया, फिर नॉन करंट लायबिलिटीज, और देन आखिर पे हमने इक्विटी के प्रोसीजर्स किए। अभी इस टाइम पे आके यू आर एबल टू परफॉर्म द ऑडिट ऑफ बैलेंस शीट। लेकिन क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस काउंट इज इक्वली इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स ऑल्सो द वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, so we have to plan the procedures on this area as well. So the question is that what procedure we will perform. Assertions are more or less similar as of the balance sheet, सिर्फ उसमें जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो क्या है, वहाँ पे राइट एंड ऑब्लिगेशन होता है, यहाँ पे उसकी जगह पे आपकी अक्रस होती है, वहाँ पे एग्जिस्टेंस होती है, नहीं बल्कि एग्जिस्टेंस को अक्रस के साथ लिंक करेंगे, एक्यूरेसी को आप वैल्यूएशन को एक्यूरेसी के साथ तल्लक करेंगे। बाकी जो इसमें राइट एंड ऑब्लिगेशन है उसकी जगह के ऊपर आपका सिंपल कंप्लीटनेस पे आप ले लें या कंप्लीटनेस के साथ लिंक कर लें, तो अल्टीमेटली कट ऑफ कंप्लीटनेस वही कुछ असर्शंस आपकी सिमिलर है। अब क्योंकि ये एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे आई कैप की बुक में कोई ज़्यादा फोकस नहीं किया गया इस एरिया को, मेरे मुताबिक तो उसके ऊपर सेपरेट प्रॉपर प्रोसीजर होने चाहिए, और ये बड़ा क्रिटिकल एरियाज होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के भी, क्योंकि अल्टीमेटली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही आपका जो बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट से ही बल्कि आपका पीएनएल जो है ड्राइव होता है, क्योंकि इनकम और एक्सपेंसेस की डेफिनेशन बड़ी क्लियर है। व्हाट इज इनकम? मौली साहब, इनकम क्या होती है? नहीं, अदर देन दोज contributed by the shareholder of the company. Expense क्या होता है? Other than those that are distributed to the shareholder of the company in form of dividends. तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनकम एक्सपेंस आपके बैलेंस शीट से ही ड्राइव होते हैं। अब हम आज प्रोसीजर जो है पीएनएल में सेल्स के प्रोसीजर को डिस्कस करते हैं। सेल्स के जो प्रोसीजर हमने लगाने होते हैं, तो सबसे पहले आपको एंटिटी के बिजनेस के बारे में पता होना ज़रूरी है। बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है एंटिटी के ऑपरेशंस। ऑपरेशंस का पता होना क्यों ज़रूरी है? जाहिर बात है, ऑपरेशन ही पीएनएल को ड्राइव करते हैं। जाहिर बात है, कुछ कंपनी के इनपुट्स होते हैं, उस इनपुट के ऊपर कुछ प्रोसेसिंग होती है, उस प्रोसेसिंग की बेस के ऊपर आउटपुट बनता है। तो जब बच्चा कोई भी ऑडिट करने के लिए आता है फॉर्म में, तो मैं सबसे पहले उसे कहता हूं कि भाई आप सबसे पहले एंटिटी के ऑपरेशंस को समझ गए कि एंटिटी के ऑपरेशंस हैं क्या, एंटिटी करती क्या है, एंटिटी का बिजनेस क्या है, बिजनेस की नेचर क्या है, टाइप ऑफ प्रोडक्ट क्या है, मार्केट क्या है, मार्केट में किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं। जब तक आपको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता होगा, आप उस कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकते। मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी शुगर सेक्टर के अंदर कि रिकवरी रेट्स होते हैं, याद है किसी को? रिकवरी रेट्स क्या होते हैं कि अगर 100 किलोग्राम शुगर केन को क्रश किया जाए तो 10 किलो चीनी निकलती है। अब ये क्या है? ये एक प्रोसेसिंग का यूनिट है, 10% ऑफ द शुगर केन रिकवरी, यानी कि शुगर केन को अगर क्रश करते हैं तो 10 किलो उसमें से शुगर केन निकलती है, 31 किलो छिलका निकलता है, 4 किलो मोलासिस निकलती है, 2 किलो मड निकलती है। तो ये इस तरह से आपका एक कंपोजिशन बनती है। अब जाहिर बात है, 1% उस रेशो को ऊपर कर दिया जाए तो अरबों रुपए की सेल ऊपर हो जाती है, 1% उस रेशो को नीचे कर दिया जाए तो अरबों रुपए से सेल आपकी नीचे आ जाती है।
तो जब तक आपको ऑपरेशंस की नहीं पता, आप ऑडिट क्या करेंगे? तो फिर इसके बाद जो एंटिटी के प्रोडक्ट की अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद, एंटिटी के बिजनेस को समझने के बाद, उसकी बिजनेस मार्केट को समझने के बाद, बिजनेस की मार्केट को समझना क्यों जरूरी है? आपकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है या कंज्यूमर प्रोडक्ट है? इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं तो वहां पे क्रेडिट टर्म्स डिफरेंट होंगी, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं तो वहां पे क्रेडिट टर्म डिफरेंट होगी। फिर उसमें टाइप ऑफ बिजनेस जिसको आप सर्विसेज दे रहे हैं या आप अपनी सेल कर रहे हैं, वो अगला टाइप ऑफ बिजनेस क्या है, उसका अपना, जिसको सेल हो रही है उसका क्या अपना बिजनेस साइकिल है, या मेरी प्रोडक्ट क्या रेडिली सेल होती है आगे भी, या मेरी प्रोडक्ट को आगे फर्दर मॉडिफाई किया जाता है। फॉर एग्जांपल कि मैं कॉटन का काम करता हूँ, कॉटन नहीं होती, कॉटन जो होती है, रुई का काम करते हैं। अब रुई फौरी तौर पे एज इट इज फॉर्म में तो नहीं बिकती, रुई को फिर पहले कन्वर्ट किया जाता है जार्न के अंदर, जार्न को कन्वर्ट किया जाता है कपड़े के अंदर, स्पिनिंग के अंदर। तो बात क्या है कि अल्टीमेटली वो प्रोडक्ट 2 से 3 प्रोसेस के बाद जाके मार्केट में एंटर होती है। अब जाहिर बात अगर मैं सेल कर दूंगा तो मैं एक्सपेक्ट करूं कि मुझे एडवांस पेमेंट आ जाए, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा। जाहिर बात है एंड पॉसिबल क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब तक एंड कंज्यूमर्स को बाय नहीं करेगा उस वक्त तक मुझे कोई कंपनी इसमें पे नहीं करेगी। अब उसके लिए जरूरी क्या है? मुझे बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग को समझना पड़ेगा। इस तरह गवर्नमेंट को हम सेल करते हैं तो गवर्नमेंट की सेल में डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं। गवर्नमेंट की सेल में पेपरा के रूल्स होते हैं। कौन से रूल्स होते हैं? प्रोक्योरमेंट के रूल्स हैं कि वो किस तरह से गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट करती है। तो जो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट करती है हमारे लिए क्या बन जाती है? सेल बन जाती है। अब जो पेपरा के रूल्स हैं वहां पे डिफरेंट मैकेनिज्म के साथ आपकी चीजें सेल होती हैं। वहां पे आपकी टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट डिफरेंट तरीके से बनता है। वहां पे आपकी जो पेमेंट टर्म्स होती हैं वो बहुत डिफरेंट होती हैं। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस, कीपिंग इन व्यू द नेचर ऑफ द बिजनेस एंड द एंटिटी ऑपरेशंस। अब इस सिचुएशन में रहते हुए जब हम अभी तो बेटा हम अभी एक बेस बना रहे हैं, अभी मैं आपको पढ़ा कुछ नहीं रहा, मैं अभी सब आपको उससे समझा रहा हूं कि हम किस तरह से चीजों को सोचते हैं। अब बात आती है कि जब हमने सेल्स का ऑडिट करना है तो सबसे पहले हमें क्या इंफॉर्मेशन चाहिए? लेकिन इंफॉर्मेशन होगी तो ऑडिट करेंगे ना। सेल्स रजिस्टर चाहिए, डे रिकॉर्ड बुक्स आपको याद होंगे, सेल डे बुक, परचेज डे बुक याद है जी आपको? तो सेल रजिस्टर में क्या होता है जी? सेल रजिस्टर में होता है आपके सेल ट्रांजैक्शन वाइज, इनवाइस वाइज ब्रेकअप। उस ब्रेकअप में आपकी पार्टी का नेम आ रहा होता है, क्वांटिटी की सेल आ रही होती है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोडक्ट आ रही होती है, आपके जो रेट इनटू क्वांटिटी करके अमाउंट आ रही होती है, सेल टैक्स की अमाउंट आ रही होती है, विदहोल्डिंग टैक्स की अमाउंट आ रही होती है, डिस्काउंट्स इफ एप्लीकेबल उसकी अमाउंट आ रही होती है, नेट पेमेंट डेट वो आ रही होती है, इनवाइस डेट आ रही होती है, और इसके साथ लिंक करके आपका एक पूरा ओवरऑल सेल का रजिस्टर बन जाता है। देखिए फॉर एग्जाम्पल सेल रजिस्टर, तो उसमें क्या आ रहा होगा जी? सबसे पहले सीरियल नंबर, नेम, प्रोडक्ट वही आ गया ना, प्रोडक्ट पब्लिक सर्विस, क्वांटिटी, रेट, डिस्काउंट, सेल टैक्स, विदहोल्डिंग टैक्स, फिर उसके बाद इनवाइस नंबर, इनवाइस डेट, पेमेंट ड्यू डेट, यानी कि कितना हमने उसको क्रेडिट देते हैं, 30 दिन का क्रेडिट देते हैं, 40 दिन का क्रेडिट देते हैं, वो सारा उसमें आ रहा होगा। बेटा क्या समझ नहीं आई? इधर से पूछ लें, क्या नहीं समझ आई? राइटिंग समझ नहीं आई? सीरियल नंबर, नेम, प्रोडक्ट पब्लिक सर्विस, क्वांटिटी, रेट, डिस्काउंट, सेल टैक्स, विदहोल्डिंग टैक्स, इनवाइस नंबर, इनवाइस डेट और पेमेंट की ड्यू डेट। ये सारी डिटेल कहां पे आ रही होती है? सेल के रजिस्टर में आ रही होती है। अब मैं यहां पे अच्छा एक और भी इसमें ऐड कर लें, नेम के साथ ना टाइप ऑफ बिजनेस कर लें, टाइप ऑफ सेल। टाइप ऑफ सेल से मुराद क्या है? गवर्नमेंट की है, नॉन गवर्नमेंट है, पोर्ट है, लोकल है, यानी कि उसकी सेगमेंटेशन कहां से हो सकती है। आपके पास ये सारी डिटेल आ रही है।
आपने इसके ऊपर प्रोसीजर लगाने हैं। सबसे पहले आप इसके ऊपर डाटा एनालिटिक्स करेंगे। क्या करेंगे? डाटा, देखें ये आपको एडवांस टूल मैं समझाने जा रहा हूं। हम क्या करेंगे? डाटा एनालिटिक्स करेंगे। डाटा एनालिटिक्स क्या होते हैं? डाटा एनालिटिक्स होते हैं कि आप उस डाटा को एनालाइज करके वहां से इंफॉर्मेशन को वैल्यूएट करें और देखें कि उसमें कोई एनोमलीज तो नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। दिस इज कॉल्ड द डाटा एनालिटिक्स। अब आपके में सवाल आएगा कि ऑडिट में क्यों करना जरूरी है? ऑडिट करना इसलिए जरूरी है कि हम अपनी पॉपुलेशन को अंडरस्टैंड कर सकें कि हमारे पास जो सेल के पैटर्न्स हैं वो ठीक तरीके से डिपिक्ट कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे, और कहीं पे कोई फिक्टिशियस काम तो नहीं किया गया। अब आपके ज़हन में सवाल आएगा फिक्टिशियस काम कैसे हो सकता है? तो लेट्स हैव एन एग्जांपल। इनवॉइस नंबर आ रहा है जी यहां पे। इनवॉइस नंबर किस तरह चाह रहे होंगे? 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, इसे चाह रहे होंगे। अब अगर 1 2 3 4 5 6 इस तरह से ऑनवर्ड चाह रहा है, दरमियान में 15 आया, 15 के बाद 25 आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि देयर आर सर्टेन मिसिंग इनवॉइसेस। देयर आर सर्टेन मिसिंग इनवॉइसेस। मिसिंग इनवॉइस क्या है? हो सकता है कि कंपनी ने कुछ ऐसी सेल बुक की हो जिसकी ना सेल कंपनी के बुक्स में आई हो, ना उसके रिलेटेड आपका कैश कंपनी के बुक्स में आया हो। मैंने आपको उस दिन बताया था कि जो रिकवरी रेट्स होते हैं ये बड़े मैटर करते हैं। फॉर एग्जांपल 1% रिकवरी को कम शो कर दिया जाए। अब एक्चुअली फॉर एग्जांपल आपकी प्रोडक्शन हुई है 11%, आपने शो किया 10%, तो दरमियान में वाला 1% किधर है? ना इसकी हमारे पास कोई प्रोडक्शन आई है, ना इसकी हमारे पास सेल आई है, ना इसकी हमारे पास रिकवरी आई है। तो वो क्या होगा? वो इस तरीके से ही आपकी इनवॉइसेस यहां से निकलेंगी और कंपनी के आउट ऑफ द बुक्स जाके सेल हो जाएंगी। जब कंपनी की आउट ऑफ द बुक्स में सेल हो जाएंगी तो ना कंपनी के बुक्स में आई है ट्रांजैक्शन, ना कंपनी के बुक्स में रिकॉर्ड हुई है। सो दिस इज द फिक्टिशियस ट्रांजैक्शन। तो पहला टूल आपने क्या लगाया? मिसिंग इनवॉइसेस को चेक करने के लिए आप क्या करेंगे? आप अपने सेल के रजिस्टर को सेल इनवॉइस नंबर वाइज सॉर्ट आउट कर लेंगे और फिर उसके बाद आप मिसिंग इनवॉइस नंबर का चेक लगाएंगे। मिसिंग इनवॉइस नंबर एक्सेल में बड़ा आसानी से लग सकता है। क्या करें? एक्सेल में इक्वल टू दबाएं, इक्वल टू दिस कॉलम माइनस दिस कॉलम। ये वाला सेल देखें ना, 2 - 1 3 - 2 4 - 3 5 - 4। मैं एक दफा फार्मूला कॉपी करूंगा, मैं ड्रैग करूंगा, पूरे का पूरी इंफॉर्मेशन मेरे पूरे सेल रजिस्टर के ऊपर जाके आके हो जाएगी। उसको क्या करूंगा? मैं इस कॉलम पे फिल्टर लगाऊंगा, इनवॉइस नंबर वाले कॉलम पे फिल्टर, सॉरी जो डिफरेंस वाला कॉलम होगा उस पर फिल्टर लगाऊंगा और फिल्टर में जाके देख लूंगा जहां जहां पे एक एक का डिफरेंस आ रहा होगा वो तो ठीक होगा। जहां पे 7 8 9 एक से ज्यादा डिफरेंस होंगे वो क्या हो जाएंगे? मेरे लिए क्रिटिकल हो जाएंगे। तो वहां से मैंने क्या आइडेंटिफाई किया? मिसिंग इनवॉइसेस को चेक किया। अब मैंने ये आपको ना प्रोसीजर बताया है। पेपर लिखने के लिए आप सिंपल से लिखेंगे कि हम डाटा एनालिटिक्स परफॉर्म करते हैं और डाटा एनालिटिक्स में हम ये वाले प्रोसीजर को परफॉर्म कर देते हैं। दिस इज ओनली वन प्रोसीजर। इसके अंदर जितने प्रोसीजर होंगे ये एक प्रोसीजर के तौर पर कंसीडर होगा। ये हर एक प्रोसीजर को अलग-अलग आपने नहीं लिखना। अभी सब इसमें मिसिंग इनवॉइस वाला हमने चेक किया है। दूसरे नंबर पे आता है डुप्लीकेट। फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे को आप सारे सीएफओ हैं, आपको टारगेट मिला हुआ है कि आप अपनी सेल अगर अचीव करेंगे तो आपको होंडा सिविक मिलेगी। अब होंडा सिविक लेने के लिए आपके ज़हन में क्या है कि सेल को बढ़ाना है। अब सेल को नॉर्मल तरीके से तो नहीं मैं बढ़ा सकता, तो मैं क्या करूंगा? मैं अब नॉर्मल तरीके से बढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो क्या अब नॉर्मल तरीका होगा? मैं एक इनवॉइस को 2-2 दफा पोस्ट करवाना शुरू कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल इनवॉइस नंबर 5 है, ये इनवॉइस नंबर 5 फिर आ रही है, इनवॉइस नंबर 5 फिर आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि एक इनवॉइस को 2-2 3-3 दफा पोस्ट किया गया है ताकि आपका सेल रेवेन्यू क्या हो जाए? ओवरस्टेट कर जाए। अब इसको किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे? सिंपल, आपने इनवॉइस नंबर वाले कॉलम को सिलेक्ट करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है। ये पता ना आपको टूल जो बातें कर रहा हूं मैं, कभी नहीं परफॉर्म किया आपने? या ये लाइट बंद कर दो, एक्सेल पे करते हैं फिर। ये चल क्यों नहीं रहा? ये बंद हुआ होगा,
कहाँ से बंद हो जाएगा? नहीं तो इधर से चल जाना चाहिए ना, उधर से नहीं बंद। ये भाई इधर बटन है। सर ये पी लिखा हुआ नाम से जब करो। हो गया, लिमिट बंद कर दो यार इसको। जी तो बच्चों, ये आपको आई होप सो कि स्क्रीन नज़र आ रही होगी। स्क्रीन के ऊपर मैं अगर आपको बताता चलूँ कि मैंने एक सेल रजिस्टर का फॉर्मेट बनाया है, और सेल रजिस्टर के फॉर्मेट में सीरियल नंबर से स्टार्ट किया है, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, पार्टी का नेम, इनवाइस नंबर, इनवाइस डेट, डिस्काउंट रेट, क्वांटिटी, सेल टैक्स, विदड्रॉल टैक्स और नेट अमाउंट के हिसाब से हमने कुछ चीज़ें यहाँ पे लिख ली हैं। क्योंकि हम डाटा एनालिटिक्स की बात कर रहे हैं, तो डाटा एनालिटिक्स जब तक आप परफॉर्म नहीं करेंगे आपको उस वक्त तक चीज़ समझ नहीं आएगी। सो लेट्स अज्यूम कंपनी का इनवाइस नंबर 1000 से स्टार्ट होता है, ठीक है जी, और हम इसको ड्रैग कर लेते हैं। हमने कहा ये कंपनी की इनवाइसेस बुक हुई हैं, ठीक है जी। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने डाटा एनालिटिक्स लगाना है। डाटा एनालिटिक्स क्या लगाऊंगा, इज इक्वल टू करूंगा दिस माइनस दिस, सिंपल, कुछ भी नहीं किया मैंने इस फार्मूला को कंट्रोल सी किया, इधर नीचे आया, इधर से ऊपर गया और मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब आप नोट करेंगे कि पूरे के पूरे कॉलम में 1111 ही नजर आ रहा है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि मैं ये देखने के लिए कि क्या वाकई पूरे कॉलम में 11 ही है, कोई और तो नहीं है, मैं इसको फिल्टर लगाऊंगा। ये फिल्टर लगाया मैंने, फिल्टर को जाके चेक कर लिया, उसने कहा जी कि या 1 है या ब्लैंक है। तो मैंने कहा जी कि ब्लैंक तो मुझे पता है कौन सी है ब्लैंक, ये पहला कॉलम ब्लैंक है या नीचे वाला कॉलम ब्लैंक है, लेकिन मेरे जो इनवाइस वाले कॉलम है उसमें साथ में क्या है, 11 है, ठीक है जी। अब हमने कहा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे 105 की जगह पे वहां पे फिर आ गया जी 1009, यहाँ पे आ रहा आगे आ इसको कॉपी कर लें इसको जी। अच्छा ये देखें जी, अब आप नोट करें, इनवाइस नंबर चाह रही थी 1055, उसके बाद 1009 आ गया। इसका मतलब क्या है कि दरमियान में 4 इनवाइसेस क्या है, मिस है। फिर नीचे आ जाए, 1041 है, इसके बाद 1015 है, उसको 1025 है, तो दरमियान में कितना डिफरेंस आ गया, 10 का। अब देखिए मैंने ये देखना कि क्या वाकई ये बात सही है या गलत। जहां पे सिंपल कॉलम पर क्लिक करें, उसने कहा जी कि कुछ आपके 1 डिफरेंस वाले कॉलम है, कुछ में 4 है और कुछ में 10 का डिफरेंस है। तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा ठीक है सारे अनसेलेक्ट कर दें, सिर्फ मुझे 4 वाला डिफरेंस वाला और 10 वाला दिखा दें। मैंने कहा जी इसका मतलब क्या हुआ कि 1009 से ऑनवर्ड जो मेरी इनवाइस से मिस हैं 4, मुझे उनके बारे में बताएं, और 1015 से आगे जो 10 इनवाइसेस मिसिंग है मुझे इनके बारे में बताएं। जब मैं उससे सवाल करूंगा तो मैनेजमेंट मुझे जवाब देगी। 2 जवाब हो सकते हैं, या मैनेजमेंट कहेगी कि सेल इनवाइस कैंसिल हो गई है, आप कहेंगे ठीक है, जो सेल इनवाइस कैंसिल हुई है उसकी डिटेलें दे दें हमें, हम उनको चेक कर लेते हैं। या दूसरी वो बात करेंगे कि सेल रिटर्न हो गई है, तो मैं कहूंगा जब सेल रिटर्न हुई है तो उसको सेपरेट बुक करें ना, आप उसको अपनी इनवाइस कैंसिल क्यों कर रहे हैं। तो अगर तो मैनेजमेंट की जस्टिफिकेशन रीजनेबल हुई तो बात मान ली जाएगी, अगर मैनेजमेंट आपको जस्टिफाई ना कर सकी तो फिर आप इसको फ्रॉड फैक्टर 4 तौर पर कंसीडर करेंगे और उसको आप हाईलाइट कर लेंगे। यहां तक बात समझ आ गई आपको। अच्छा, अब जो दूसरा मैंने आपको बताया था टूल, बेटा आज हम ना सिर्फ मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि जो बेसिकली एक्सेल नहीं कि ये जो डाटा एनालिटिक्स होते हैं ये किस तरह से परफॉर्म किए जाते हैं। मेरा ऑब्जेक्टिव आपको हरगिज पेपर के पॉइंट से रट्टा लगवाना नहीं है। मेरा ऑब्जेक्टिव है कि आप लोग इंशाल्लाह फर्म्स में जाएं तो यू शुड हैव अ गुड नॉलेज बेस। आप किसी बड़ी फर्म में इंटरव्यू देने जाएं, आप वहाँ पे ये प्रोसीजर बात करेंगे कि हमें ये चीज़ें आती हैं, तो एक बड़ा आपके लिए कंपेटिटिव एडवांटेज बनेगा। और पेपर में क्योंकि आईटी के ऊपर आई क्या बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, तो हो सकता है कि आईटी का टूल इसमें टेस्ट कर ले कि डाटा एनालिटिक्स के प्रोसीजर बताएं सेल्स के ऊपर क्या होंगे। तो आपको एटलीस्ट कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आप वहाँ पेपर में बैठ के ब्लैंक ना हो, आप लिख सकें। अब दूसरा प्रोसीजर मैंने बताया कि डुप्लीकेट इनवाइसेस का, फॉर एग्जांपल 1099 है, 1099 आ गया जी, ये देखें जी। अब
अच्छा, अब आपने कहा कि मैंने डुप्लीकेट चेक करना है, आप उस कॉलम को सिलेक्ट करें, कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ पे आ रहा है, आपको नजर आ रही है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इस पर क्लिक करें, हाईलाइट से रूल पे जाएं, डुप्लीकेट वैल्यू का एक नीचे आ रहा है, इस पर क्लिक। जब आपने क्लिक किया तो उसने आपको एक डिटेल दे दी, उसने कहा जी कि ये देखें जी, ये 2 इन्वेस्टर डुप्लीकेट हैं, ये 2 इन्वेस्टर डुप्लीकेट हैं, ये 2 इन्वेस्टर डुप्लीकेट हैं, ये सारे डुप्लीकेट हैं, इस तरह से दरमियान में कोई डुप्लीकेट नहीं, एंड पे फिर ये डुप्लीकेट है। अब देखिए मैंने क्या किया है, आई जस्ट स्पेंड 2 to 3 seconds ऑन द डाटा एंड आइडेंटिफाइड एनोमलीज। अब डाटा एनोमली को टेस्ट करना, अब ऑडिट इस तरीके से होता है, वो जो पुरानी टेक्निक्स है ना वो बड़ी ऑब्सलीट हो चुकी हुई हैं, ये असल टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू अब ऑडिट होता है। पहले आप डाटा को चेक करते हैं, व्हाट वी आर डूइंग द कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी टेस्ट। इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस बाय एंटिटी का कंप्लीट एंड एक्यूरेसी टेस्ट हो रहा है ना, कि जो डाटा आपको मिला है वो कंप्लीट भी है और एक्यूरेट भी है। इसका मतलब यह क्या है, यहां पे डाटा कंप्लीट नहीं है और डाटा एक्यूरेट भी नहीं है, क्योंकि आपको 2 इंफॉर्मेशन अभी तक मिल चुकी है। अभी तो 2 बातें हुई हैं, पहले क्या बात हुई, मिसिंग, दूसरी बात क्या हुई, डुप्लीकेट। इसकी जस्टिफिकेशन हो सकती है, मैनेजमेंट कह सकती है कि अगर हम एक इनवाइस में 3 प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, मैंने 3 प्रोडक्ट्स एक इनवाइस में सेल किए हैं, तो मेरा सिस्टम उस 3 प्रोडक्ट को 3 सेल्स डिस्क्लोज करता है। बात समझ आई आपको? यानी कि मैं अगर फॉर एग्जाम्पल आपने मेरे से 3 प्रोडक्ट्स परचेज किए हैं, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी और प्रोडक्ट सी, तो जब सिस्टम में एंट्री होगी तो आपके नाम से 3 एंट्रियां होंगी, तो इनवाइस नंबर भी तो सेम ही रहेगा ना। फिर अगर ये बात हो तो मैनेजमेंट की बात क्या है, जस्टिफाइड है। अगर ये बात ना हो ठीक, तो फिर मैनेजमेंट की बात क्या है, जस्टिफाइड नहीं है। तो इस तरीके से आप डुप्लीकेट का प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। इससे आगे चलते हैं, जब आगे चलते हैं तो उसमें क्या होगा, आपके इसके पास होता है वीकेंड के ऊपर पोस्टिंग, मंथ एंड के करीब की पोस्टिंग, ईयर एंड के करीब की पोस्टिंग, स्पेसिफिक डेट की पोस्टिंग। ये क्यों जरूरी है? आपको रिस्क है कि कंपनी ने कोई फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की होगी थ्रू सेल्स की बुकिंग। आपने कहा कि कौन से टाइम पीरियड हो सकता है जब मुझे सेल की वो स्टेटमेंट का रिस्क हो सकता है। आइडेंटिफिकेशन हुई, पीरियड एंड जितने भी होते हैं, मंथ एंड देख लें, मंथ एंड क्वार्टर एंड देख लें, 6 मंथली देख लें, मतलब वो क्वार्टर में कंप्लीट हो जाएगा, एंड एनुअल ईयर एंड देख लें। हमने कहा ठीक है, हमने कहा जी कि एक काम करें, यहां पे लगाएं फिल्टर। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे डेट्स लिख लेता हूं ना, मैंने लगाया यहां फिल्टर, मैंने कहा जी जो संडे की सेल हुई है ना मुझे सारी वो निकाल दे। कौन सी सेल? संडे को एंट्री छुट्टी करते हैं ना, नहीं निकाल रहे इसमें, निकल आता है वैसे। ये देख रहे हैं आप, नजर आ रहा आप लोगों को यहां से? ये नजर नहीं आ रहा, थोड़ा नजर आ रहा है यार, ये लाइटें बंद कर दो यार बाकी भी। देखिए उसने कहा जी कि अगर आप फॉर एग्जांपल के डेट का फिल्टर लगाया मैंने, उसने कहा ऑल डेट्स इन द पीरियड, उसमें क्वार्टर 1 की, क्वार्टर 2 की, क्वार्टर 3 की, क्वार्टर 4 की, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। उसने कहा जी कि आप मुझे बताएं, इस तरीके से मैं आपको डाटा फिल्टर करके दे सकता हूँ। क्वार्टर 1 को सेपरेट करके दे सकता हूँ, क्वार्टर 2 को सेपरेट करके दे सकता हूँ। फिर इसमें और बात भी है, आखिरी महीने की देख लें, इस महीने की देख लें, नेक्स्ट मंथ की देख लें, लास्ट वीक की देख लें, दिस वीक की देख लें, नेक्स्ट वीक की देख लें, यस्टरडे, टुडे, टुमारो, बिटवीन, आफ्टर, बिफोर, इक्वल। तो ये सारे क्या डेट के फिल्टर्स हैं। आप डेट पे लगाएं, आपको रिस्क है कि ईयर एंड के करीब की सेल ओवर स्टेट हो सकती है, तो आप आखिरी 2 दिनों की सेल निकाल लें। आपको लगता है संडे सैटरडेज को जो है वो सेल नहीं होनी चाहिए, हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता था, हम वहां से निकाल लेते थे, मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा, निकल आएगा। तो जितने संडेज होते हैं हम संडेज की सेल्स को पकड़ लेते हैं, और जितनी संडे की सेल होती है हम पकड़ के कहते हैं, हम भी बताएं कि ये सेल क्या है। तो इसको कहते हैं स्पेसिफिक डेट की सेल को टेस्ट करना।
क्या कहते हैं, स्पेसिफिक डेट की सेल को टेस्ट करना। अब ये स्पेसिफिक डेट्स कौन सी होंगी, जो आपको रिस्क बेस्ड होंगी, जिसमें आपको प्रॉब्लम होगा कि यहां पे इशू आ सकता है, उन एरियाज के ऊपर जाके आपने उन स्पेसिफिक डेट्स के ऊपर जाके सेल्स के रिस्क को जाके टेस्ट करना है। ये बात समझ आ गई आपको, क्लियर है जी। अच्छा, अब इसके बाद जो अगला टूल होता है, दिस इज कॉल्ड द स्पेसिफिक नंबर। स्पेसिफिक नंबर से मुराद क्या होता है, यार बेटा ये लाइट ऑन कर दो। स्पेसिफिक नंबर से मुराद क्या होता है, फॉर एग्जांपल अकाउंटेंट को टारगेट मिला कि आपने 100 सेल इनवॉइसेस बुक करनी है। कितनी सेल इनवॉइसेस बुक करनी है, 100। अब मैं अकाउंटेंट हूं, मुझे टारगेट मिल गया है सेल इनवॉइस बुक करने का, तो मैं क्या करूंगा, लेकिन आसानी से हो रहा है। अब जहां पर सोच के नंबर डालें, सोच के नंबर डालना कितना मुश्किल होगा आपके लिए। अगर आप एक एक इनवॉइस को सोचने बैठ जाएं, रेट क्या होगा, क्वांटिटी क्या होगी, मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या रेट निकलेगा, सेल इनवॉइस क्या होगी, किस तरह से होगी, कैसे होगी, ये सारी जब बातें करेंगे तो हो सकता है कि आप इतनी देर में एक इनवॉइस बुक करें जितनी देर में मैंने 20 इनवॉइसेस क्या कर दी हैं, बुक कर दी हैं। अब यहां पे नंबर का एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, वो कहते हैं कि हर वो नंबर जो ऑड हो, ऑड से मुराद क्या होता है, 999। आप देखें, अगर आप नॉर्मल वे ऑफ लाइफ में आप बैठे हो, आपको कहा जाए कि आप ना की स्ट्रोक को ही प्रेस करें, तो जो आप अपने मोबाइल पे भी देखेंगे, जो टॉप राइट कॉर्नर होता है ना, क्योंकि आपकी इजी एक्सेस सबसे ज्यादा उस पर होती है नंबर पे, आप उसको पहले क्लिक करेंगे। तो अगर आपको फेक काम करना है तो आप 999 को सबसे ज्यादा यूज करेंगे, 0 को सबसे ज्यादा यूज करेंगे। अब 0 से क्या हो जाएगी, राउंड हो जाएगी अमाउंट, और 999 से क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो कहते हैं आप ज्यादा फिल्टर बेचने लगाएं, आप सोचिए 2 फिल्टर लगा लें। हर वो ट्रांजैक्शन जो राउंडेड अमाउंट के साथ, हर वो ट्रांजैक्शन जो राउंडेड अमाउंट के साथ है, और हर वो ट्रांजैक्शन जो 999 के साथ एंड हो रही है, जो राउंडेड अमाउंट के साथ है या 999 के साथ एंड हो रही है, आप उनको क्या कर लें, टेस्ट कर लें। वो किस चीज की इंडिकेशन होगी, वो इस चीज की इंडिकेशन होगी कि आप किसी एरिया के ऊपर अगर फेक सेल्स को बुक कर रहे हैं तो इट माइट इंडिकेट कि वहां पे कोई ना कोई प्रॉब्लम हो। जब आप उसकी इनवॉइस निकलवाएंगे, उसका बैक सोर्स डाटा निकलवाएंगे, उसकी चीजों को निकलवाएंगे, तो मैनेजमेंट आपको उसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी अगर वहां पे कोई ना कोई फेक काम हुआ। लेकिन हो सकता है वो ठीक भी हो। फॉर एग्जाम्पल बाटा है, बाटा के तो रेट ही 999 होते हैं, 899, 799। तो वहां पे तो एंटिटी की नेचर ही ऐसी है कि जहां पे आपकी जो इनवॉइस की अमाउंट होती है वो इस तरह से ही बुक होती है। तो वहां पे ये प्रॉब्लम आपको नहीं कंसीडर करनी चाहिए, ये प्रॉब्लम होगी नॉर्मल बिजनेसेस के लिए। इस तरह से राउंडेड अमाउंट की ट्रांजैक्शन हो सकती हैं, जाहिर बात है अगर कोई आपने लोन की इंस्टॉलमेंट पे करनी है तो राउंड हो सकती है, आप स्पेसिफिक पेमेंट्स करनी है, आपने एडवांस पेमेंट करनी है तो वो राउंडेड अमाउंट की पेमेंट्स होती हैं। तो आप जब भी कोई राउंडेड अमाउंट देखें तो उसको चेक कर लें कि उसके बैकएंड पे सोर्स कोई है या नहीं है। इस तरह से सेल इनवॉइस के ऊपर हम ये वाला प्रोसीजर भी लगाते हैं। तो अभी तक हमने क्या चेक किया जी, मिसिंग इनवॉइसेस, डुप्लीकेट इनवॉइसेस, स्पेसिफिक डेट की इनवॉइसेस और स्पेसिफिक नंबर की इनवॉइसेस को आप टेस्ट करते हैं। इसके अंदर ढेरों ढेर और भी एनालिटिकल प्रोसीजर होते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है आप लोगों के लिए इतने इनफ होंगे। फर्दर क्या होता है, आप पूरी शीट आपके पास है, आपको सेल टेस्ट का रेट पता है कि सेल टेस्ट का रेट 17% है। कितने परसेंट है, 18% है। लेकिन आपको ये पता है कि कुछ सिचुएशन के अंदर आपका 21% भी सेल टैक्स का रेट होता है। अब आप क्या करेंगे, आप पूरे सेल रजिस्टर को पकड़ेंगे, वहां सेल रजिस्टर के ऊपर आप फिल्टर लगाएंगे। फॉर फिल्टर के साथ सेम इस तरीके से जब लगा के दिखा दूं आपको, ये सेल टैक्स है ना, अब देखिए मेरे पास आप यहां फिल्टर पे जाएं और यहां पे जाके देख लें
कि मेरे पास कौन कौन से सेल टैक्स के रेट आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखें फिल्टर में मेरे पास 18% आ रहा है, 20%, 21% और 25%। अब आप फौरी सवाल इस कर देंगे कि आपकी बिजनेस जो है वो तो इस तरह की प्रोडक्ट सेल करता है जिसपे सिर्फ है 18% या 3% एडिशनल या 4% एडिशनल का 21-22% आ सकता है, 25% किस चीज का सेल टैक्स है। आपने क्या किया, डाटा को चेक किया और उसके बेस के ऊपर सवाल कर दिए। आप बजाय एक एक ट्रांजेक्शन को जाकर टेस्ट करते, आपने डाटा के ऊपर ओवरऑल टेस्टिंग कर ली। इस तरह से अगर फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट कहती है हमारे पूरे साल में 3 दफा रेट चेंज हुए हैं, 3 दफा रेट चेंज हुए हैं प्रोडक्ट्स के, आप जाएंगे, आप उसके ऊपर फिल्टर लगाएंगे और देख लेंगे कि एंटिटी के रेट किस किस दिन पे क्या क्या रहे हैं। आप इसको पिवट के थ्रू भी चेक कर सकते हैं, आप इसको वी लुकअप के थ्रू भी चेक कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट फार्मूलाज होते हैं। अब वो 3 डेट्स के ऊपर हमें पता होना चाहिए कि अगर फॉर एग्जाम्पल मेरा यकम जनवरी को रेट अपडेट हुआ है तो यकम जनवरी के बाद मेरा रेट सिस्टम के अंदर भी अपडेट हुआ है या नहीं हुआ। अगर मेरा रेट 15 जून को अपडेट हुआ है तो 15 जून के बाद की जो इन्वाइसेस हैं वो नए रेट पे हुई हैं या नहीं हुई, तो मैं डाटा के ऊपर फिल्टर लगा के वहां से इसको टेस्ट कर लूंगा। इसके अलावा ढेरों ढेर प्रोसीजर होते हैं, लेकिन आपके लिए इतने इनफ है। अब ये है जी डाटा एनालिटिक्स। सबसे पहले हम क्या परफॉर्म करते हैं, डाटा एनालिटिक्स परफॉर्म करते हैं। डाटा की कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी और एनोमली इन द डाटा को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल टूल। ये आपको ये जो मैंने चीजें आपको बताई हैं ये प्रैक्टिकली चंद जगहों पे ही परफॉर्म होती हैं। इसके बारे में लोगों को इतना इल्म ही नहीं है कि ऑडिट में किस तरह से इसको डील किया जाता है। अब आप कोई आप सवाल करते हो, आप हमें डाटा एनालिटिक्स का पता है, ऑडिट में डाटा एनालिटिक्स किस तरीके से परफॉर्म किए जाते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे जी, सेम काम परचेज पे भी कर सकते हैं, सेम काम कस्टमर के बैलेंसेस पे भी कर सकते हैं, क्रेडिटर्स पे भी कर सकते हैं, जेबीज पे भी कर सकते हैं। ये काम ही है जो हर जगह पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। तो आगे जब हमने फ्रॉड इस फैक्टर को पढ़ना है तो फ्रॉड की जब हम बात करेंगे तो ये फ्रॉड के अंदर जाके चीजें दोबारा डिस्कस होनी है। डाटा एनालिटिक्स में किसी का कोई सवाल जी? निकल आएगी ना, और वही निकल आती है, मेरे ज़हन में नहीं था लेकिन निकल आती है वो। अच्छा, इसके बाद जो नींद नहीं आनी चाहिए, इसके बाद देखें अब हमने क्या किया, अब डाटा हमने टेस्ट कर लिए, डाटा इज एक्यूरेट। फिर क्या करेंगे, इस डाटा के अंदर जितनी नंबर ऑफ इनवॉइसेस आ रही हैं, अब मैंने एक और काम भी करना है ना, कंप्लीटनेस को चेक करना है। इस डाटा में जितनी नंबर ऑफ इनवॉइसेस आ रही हैं उन इनवॉइसेस को मैं जाके टेस्ट कर लूंगा सिस्टम के साथ कि मेरे पास यहां पर 100 आ रही है तो सिस्टम में कितनी इनवॉइसेस आ रही है, 100 आ रही हैं या 90 आ रही हैं। फिर जो मेरा टोटल है, सेल का टोटल बैलेंस है, उस सेल के टोटल बैलेंस को सिस्टम के बैलेंस से जाके टेस्ट कर लूंगा। तो यहां से मेरे डाटा की कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी और अनोमलीज जो है वो क्या हो जाएंगी, चेक हो जाएंगी। तो आप पेपर में पहला प्रोसीजर क्या लिखेंगे, वी विल ऑब्टेन सेल रजिस्टर फ्रॉम द कंपनी एंड चेक इट फॉर कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी। Along with that, we will also perform data analytics tool like missing invoice check, duplicate invoice check, invoice ending on 99900, specific date invoices, and other data to ensure anomalies in the data. क्या चीज, रेट अपडेट, वो अपने प्रोसीजर बना लेंगे। तो हमने अनोमलीज कोई डाटा में है या नहीं है उसको हमने टेस्ट किया। पहले डाटा की कंप्लीटनेस को चेक किया, फिर डाटा की अनोमली को चेक किया। ये देखें, ये प्रोसीजर बड़े प्रैक्टिकल है बेटा। अगर पेपर में 5-10 नंबर का सेल का सवाल आ जाए, आप ये प्रोसीजर लिखें, अगर पढ़ा लिखा एग्जामिनर हुआ, प्रैक्टिकल हुआ, तो मैं आपको बताऊं आपका जो है ना वो कंफर्म पेपर इस बेस पे पास कर देगा। उसको पता होगा कि बच्चे को प्रैक्टिकलिटीज का पता है। पहले डाटा की कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी, सेल रजिस्टर लेना है, सेल रजिस्टर की कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी को टेस्ट करना है बाय कंपेयरिंग द सेल रजिस्टर इन एक्सेल फॉर्मेट विद द सिस्टम इंफॉर्मेशन, जिसमें टोटल नंबर ऑफ इनवॉइसेस को चेक कर लेंगे कि वो से मैच करती है नहीं करती सिस्टम की, और टोटल वैल्यू जो आ रही है सेल रजिस्टर के अंदर वो मेरे सिस्टम से मैच करती है या नहीं करती, और जीएल में जो एंट्रीज आ रही हैं उनके साथ जाकर उसको कंपेयर कर लेंगे। फिर आपने डाटा एनालिटिक्स का टूल लगाना है दूसरे नंबर पे। दूसरा प्रोसीजर है परफॉर्म डाटा एनालिटिक्स प्रोसीजर्स ऑन सेल रजिस्टर टू इंश्योर एनी अनोमलीज और टू आइडेंटिफाई एनी अनोमलीज इन द डाटा, जिसमें आप अपने प्रोसीजर बता देंगे कि हम इसमें 999 की चेकिंग करते हैं, मिसिंग इनवॉइसेस चेक करते हैं, डुप्लीकेट इनवॉइसेस चेक करते हैं, स्पेसिफिक डेट की इनवॉइसेस चेक करते हैं, पोस्टेड बाय की इनवॉइसेस चेक होती हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसीजर था, पोस्टेड बाय। अब क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि सीएफओ ऑफ द कंपनी सेल इनवॉइस को बुक करे? क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि डायरेक्टर सेल की एंट्रियां करे? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंट्री? सेल का जूनियर ऑफिसर। अब पोस्टेड बाय बड़ा मैटर करता है। अब वो इनवॉइसेस जो सीएफओ ने पोस्ट की हैं, जो सीईओ ने पोस्ट की हैं, जो बीओडी ने पोस्ट की हैं, दे आर टू क्रिटिकल फॉर अस।
वाई? बिकॉज देयर इज अ रिस्क ऑफ फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो आप ये लिखेंगे जो डेट पोस्टेड बाय की होती हैं उसको भी हम चेक करते हैं और वहां पे भी जाके देखते हैं कि कोई ऐसी इनवाइस तो नहीं है जो किसी दो चार्ज गवर्नेंस के बंदों ने पोस्ट की हैं। अगर हैं तो दे आर द क्रिटिकल फॉर अस एंड वी हैव टू इंश्योर देयर रिलायबिलिटी एंड कंप्लीटनेस। बात समझ आ गई आपको जी? ये दो प्रोसीजर हो गए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद आप कहेंगे कि वी विल सिलेक्ट अ सैंपल ऑफ इनवाइसेस फ्रॉम द सेल रजिस्टर। सैंपल ऑफ इनवाइसेस फ्रॉम द सेल रजिस्टर, हम सैंपल ऑफ इनवाइसेस सेल रजिस्टर में से सिलेक्ट करेंगे और उसके ऊपर हम अपने सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स को डिजाइन करेंगे। लाइक उसमें जो क्वांटिटीज आ रही हैं वो हम उसके जो सेल ऑर्डर्स होंगे वहां से जाकर कंपेयर कर लेंगे। सेल टैक्स के रेट को FBR के पोर्टल से जाके चेक कर लेंगे। कंपनी ने जो रेट यूज किया है फॉर सेल ऑफ ट्रांजैक्शन या फॉर सेल ऑफ गुड, उसको हम अप्रूव्ड रेट लिस्ट से कंपेयर कर लेंगे। जो पर्सन जिसको सेल की जा रही है वो फाइलर है या नॉन फाइलर है, वो हम एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट से जाके चेक कर लेंगे और अकॉर्डिंगली देख लेंगे कि अगर वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में है तो उसके ऊपर एक्टिव टैक्स पेयर वाला ही रेट लगना चाहिए। अगर एक्टिव टैक्स पेयर नहीं है तो फिर उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा टैक्स वाला रेट लगना चाहिए। फिर हम ये देखेंगे कि जो इनवाइस की कैलकुलेशन है, यानी कि क्वांटिटी इनटू रेट, अमाउंट इनटू सेल टैक्स का रेट, सेल टैक्स एडजस्टमेंट, नेट जो सेल की अमाउंट आपकी रिकॉर्ड हो रही है वो अर्थमेटिकली एक्यूरेट है या नहीं है। फिर आप यहां पे सिस्टम के कंट्रोल्स को भी डाल सकते हैं कि हम सिस्टम के कंट्रोल्स को भी टेस्ट करेंगे। हम सिस्टम के कंट्रोल्स को, लेकिन वो कंट्रोल टेस्टिंग में चला जाएगा। नहीं, वो कंट्रोल टेस्ट में चला जाएगा, आप उसको यहां पे ना करें, वो कंट्रोल टेस्टिंग में चला जाएगा। सेल ऑर्डर से और डिस्पैच नोट से जो आपके आउटवर्ड गेट पास बनते हैं। ये बात समझ आ रही है ना आपको? ऊपर से तो नहीं गुजरी भाई, पक्की बात है यार। कितने प्रोसीजर लिखे हैं वैसे बुक के अंदर? सेल के पास ये है बस। नोट्स मैंने को नहीं बनाया, नोट्स यहां पे क्या चीज दिमाग ले ले, मैं यहां पे लगा दूं, दिमाग पेस्ट करता हूं, जिस करना कॉपी पेस्ट कर ले। जी वही तो बता रहा हूं बेटा। देखें, मैं ओपन बात करता हूं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है बुक बनाने के लिए। ठीक है जी, मैं क्लास लेक्चर तैयार किए बगैर पढ़ाता हूँ। ठीक है, मेरे क्लास को प्लान नहीं करता, मुझे कोई पता नहीं होता मैंने आके क्या पढ़ाना है, मुझे बस इतना पता होता है टॉपिक क्या चलना है। ठीक है, क्लास में जो एग्जांपल होती हैं, हर क्लास में एग्जांपल डिफरेंट होगी। आप पिछले साल की लेक्चर्स उठा के देख लें, आपको वहाँ पर एग्जांपल डिफरेंट मिलेंगी, आपको इस क्लास में एग्जांपल डिफरेंट मिलेगी। तो इसलिए बेटा मैं इसको ना डॉक्यूमेंट नहीं कर सकता। डॉक्यूमेंट कर दूंगा तो मेरी जो है ना वो जो मेरा पढ़ाने का तरीका है वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, जीरो। बुक बेटा बना ही नहीं सकता। उसकी रीजन क्या है कि मैंने ना क्लास को देखकर पढ़ाना होता है। मैं क्लास की रिक्वायरमेंट को देखकर चीजें एग्जांपल सेट करता हूं, मैं एग्जांपल रिपीट नहीं करता कभी भी। हो जाती हैं, देखो लाजमी नहीं है कि ना रिपीट हो जाती हैं, लेकिन बहुत कम चांस होते हैं। मैं फिल बदी होती है, जो प्रेजेंटेशन है फिल बदी है। भाई मेरे आपको इसलिए कहता हूं कि आप उनमें से कुछ प्रोसीजर याद कर लें, ज्यादा ना भी करें, बुक से करें, आप बुक से तैयारी करें, एडिशनल प्रोसीजर आप ये रख लें। अगर किसी बच्चे को ये है कि मैंने अच्छा परफॉर्म करना है पेपर में, तो आप प्रैक्टिकली 3-4 प्रोसीजर लगा दें। मैं बता रहा हूं ना, साथ से लिखते जाए। या देखें आपको जी, चैट जीपीटी इज वेरी गुड सोर्स। वैसे अगर आप इसको यूज करेंगे तो प्रोसीजर बड़े, देखें प्रैक्टिकली जो होता है ना, चैट जीपीटी के पास ना सोर्स डेटाबेस है। हर बंदा उसके पास हर एक सोर्स डेटाबेस है, हर मेथोडोलॉजीज को पता है, उसको हर चीज का पता है, वो आपको बहुत अच्छे प्रोसीजर बताते हैं। तो आप वहां से जाके लिख लें, तो वो यही बातें करेगा। क्या चीज? बुक का टाइम ही नहीं है। और बुक बन जाएगी ना तो मैं बताऊँ वो इफेक्टिव नहीं होगी। किसी बच्चे को समझ आएगी, किसी को नहीं समझ आएगी। चैट जीपीटी आप तो है, इतना अच्छा सोर्स है आपके पास। मैं आपको चैट जीपीटी यूज करना सिखाऊंगा, मुझे बहुत अच्छा यूज करना आता है। हर लिहाज से चैट जीपीटी को मैंने उसको मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन से लेकर, ऑडिट के प्रोसीजर से लेकर, प्रेजेंटेशंस की तैयारी से लेकर, ईमेल के ड्राफ्टिंग से लेकर, मॉडल्स की प्रिपरेशन से लेकर, एक्सेल के डाटा की सॉर्टिंग से लेकर, डाटा एनालिटिक्स से लेकर, हर लिहाज से मैंने उसको यूज किया होगा। और मैं जो काम मैं उस दिन प्रेजेंटेशन देनी थी, जो आप वहां पे देख रही थी, मैं प्रेजेंटेशन दे रहा था ना, वहां चैट जीपीटी से तैयार करवाई थी।
जस्ट विद इन 5 मिनट्स। डाटा मेरे पास था, लेकिन अब उनको सॉर्ट कौन करे प्रेजेंटेशन के अंदर जाके, स्लाइड्स के अंदर। मैंने उसको कहा कि मेरे पास ये डाटा है, मुझे इसकी 10 स्लाइडें बना के दो। उसने मुझे 10 स्लाइडें बना के दे दी। मैंने उठाया, कॉपी पेस्ट किया, स्लाइडें बनाई, 5 मिनट में मैं प्रेजेंटेशन बनाई, अगले 1 घंटे में प्रेजेंट करके काम खत्म हो गया। अब वही मैं पहले सोचता, 2 बच्चों को इंगेज करता, भाई तुम ये काम करो, तुम ये काम करो, वो बैठ के उसको सॉर्ट आउट करते, वो उसके ऊपर प्रोसीजर डिज़ाइन करते, फिर मुझे जो मिनतें करनी पड़ती, रिव्यू करना पड़ता, झाड़ना पड़ता, फिर जाके मुझे डाटा मिलता, फिर जाके प्रेजेंट करता। 2 दिन तो इसमें निकल जाने थे। चैट जीपीटी ने मेरी ये ज़िंदगी आसान कर दी। मैंने फौरी तौर पे चैट जीपीटी पे गया, मैंने वहाँ से प्रेजेंटेशन तैयार की, और मैंने वो टाइम का भी कोई मसला नहीं है, जहाँ मर्जी आप बैठे बैठे प्रेजेंटेशन दे दें, मैं सिखा दूंगा। एक पूरी क्लास रखेंगे सिर्फ चैट जीपीटी को यूज़ करने के लिए। इंशाल्लाह ये सिलेबस और कंप्लीट हो जाए ना, फिर मैं वो GPT-4 लेके आऊँगा, वो मैं आपको पेड वर्जन पे दिखाऊंगा इंशाल्लाह कि वो किस तरह से, उसमें और बड़े टूल्स हैं उसमें। नहीं, मैं भी यूज़ नॉर्मल वाली करता हूँ, लेकिन पेड वर्जन पे बहुत ज़्यादा अच्छे टूल्स हैं बहुत ज़्यादा। दैट आप उसको, आप एक्सेल की फाइल दें, आप PDF की फाइल दें, वो उसको भी एनालाइज कर लेता है। गुड टूल। अच्छा एनीवे जी, अब आपने सेल रजिस्टर के ऊपर काम कर लिया, आपने सैंपलिंग की, सैंपलिंग करके ट्रांजेक्शंस को सिलेक्ट किया, आपने उसके ऊपर भी काम कर लिया। अब इसके ऊपर कुछ एनालिटिकल प्रोसीजर्स करते हैं। एनालिटिकल प्रोसीजर्स क्या होते हैं? एनालिटिकल प्रोसीजर होते हैं, फॉर एग्जांपल आप एक्सपोर्ट सेल करते हैं। क्या करते हैं? एक्सपोर्ट सेल करते हैं। तो जब एक्सपोर्ट सेल करते हैं तो आपकी जो प्रोसीड्स होती हैं उसके ऊपर एक टैक्स की डिडक्शन होती है। क्या होती है? टैक्स की डिडक्शन होती है। अब टैक्स की डिडक्शन एक स्पेसिफिक परसेंटेज के हिसाब से होती है, फॉर एग्जांपल 1% ऑफ द सेल। अब जो भी आपकी सेल है, जो भी आपका टैक्स डिडक्ट हुआ है, आप क्या करेंगे? आप टैक्स डिडक्शन चलान लेंगे, आप एक्सपोर्ट की टैक्स डिडक्शन का चलान लेंगे, क्या लेंगे? एक्सपोर्ट की टैक्स डिडक्शन का चलान लेंगे। उसमें जो अमाउंट आ रही है, फॉर एग्जांपल कहते हैं 1000 का टैक्स कटा है, तो आप क्या करेंगे? 1000 को 1% पे डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल आएगा? आपका टोटल सेल निकल आएगी। नहीं समझे ये बात की? क्यों? कौन कहता है? इनपुट की बात नहीं कर रहा मैं, ये मैं इनकम टैक्स की बात कर रहा हूं। इनकम टैक्स की बात कर रहा हूं। ये FTR इनकम है आपकी, फाइनल टैक्स रजीम। फाइनल टैक्स रजीम में 1% के हिसाब से आपका टैक्स कट जाता है। मैंने कहा जी 1000 का टैक्स कटा है, डिवाइडेड बाय 1% कर दें तो भाई मेरे पास सेल आ जाएगी। अब मैनेजमेंट आपको जो मर्जी कहते रहे, आपके पास एक एक्सटर्नल रिकॉर्ड मौजूद है जिसमें एक टैक्स की डिडक्शन मौजूद है, आप उसको रिवर्स वर्क करें, आप वहां से सेल की फिगर को ड्राइव कर लें। अब सवाल ये आएगा कि ये सिर्फ 1% पे डिवाइड करने से आपकी सेल की फिगर वेरीफाई नहीं होती। अब जारी बात है, कुछ ऐसी पेमेंटें होंगी जो मेरे पिछले साल सेल हुई होगी, वो इस साल रिसीव हुई होंगी, और कुछ ऐसी सेल होगी जो इस साल तो कर दी है लेकिन उसकी पेमेंट कब आनी है? अगले साल आनी है। तो इसका मतलब क्या होगा? इसमें मुझे कुछ एडजस्टमेंट्स को परफॉर्म करना पड़ता है। वो एडजस्टमेंट्स क्या होंगी? ओपनिंग एडवांसेस, जो लास्ट ईयर मैंने एडवांस लिया था, क्या वो यहां पे आ रहा है? इसमें तो नहीं आ रहा। मैंने तो एडवांस कब लिया था? लास्ट टाइम लिया था। सेल कब हुई है? इस साल। तो ओपनिंग एडवांस में यहां पे क्या करना पड़ेगा? प्लस। बात समझिए आपको? देखें, जो मैंने पिछले साल एडवांस लिया था कस्टमर से, ये थोड़ी सी बेटा रिकंसिलेशन है, ये मैं 1-2 जगहों पे और भी काम आएगी, तो ये समझ लें। जो मैंने एडवांस फ्रॉम कस्टमर लिया था वो तो लास्ट ईयर लिया था, तो मेरी एंट्री क्या हुई थी? बैंक अकाउंट डेबिट और एडवांस फ्रॉम कस्टमर अकाउंट क्रेडिट। तो उसका टैक्स तो पिछले साल कट गया था, वो टैक्स यहां पे तो नहीं आ रहा। ये टैक्स कौन सा है? इस साल का है। इस साल में ओपनिंग एडवांस का टैक्स आ रहा है? नहीं आ रहा। तो जो 1% से ग्रॉस अप कर रहा हूं, क्या उसमें ये वाली सेल इंक्लूडेड है? नहीं है। ये लास्ट ईयर के एडवांस है, इसकी सेल कब बुक हुई है? इस साल। तो मैं क्या करूंगा? इसमें ऐड कर लूंगा। अच्छा, फिर इस साल मैंने कुछ एडवांस लिया है, वो इसमें आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, रिसीट है ना भाई मेरे। एक आपने ड्यूरिंग द पीरियड एडवांस ले लिया, मैंने आपको एडवांस दे दिया है, आपको इस साल एडवांस मिल गया है। जब एडवांस मिला है तो उसके ऊपर टैक्स डिडक्ट हो गया है। वो टैक्स कहां पे आ रहा है? यहां पे आ रहा है। तो क्लोजिंग एडवांस को क्या कर देंगे? क्लोजिंग एडवांसेस को माइनस कर देंगे। ये बात समझ आई आपको जी? ओपनिंग एडवांस को ऐड किया ना, क्योंकि वो इस साल सेल हुई है, और क्लोजिंग एडवांस को इसलिए माइनस किया कि उसकी अभी सेल नहीं, वो अगले साल होनी है। इस तरह से ट्रेड डेटर्स होते हैं। जो ट्रेड डेटर्स थे, ओपनिंग ट्रेड डेटर्स,
जो ओपनिंग ट्रेड डेट्स हैं इसकी सेल कब बुक हुई थी? पिछले साल। रिकवरी कब हुई है? इस साल। रिकवरी हुई है तो इसमें आ गई है। क्या ये रिकवरी सेल है? वो सेल तो नहीं है, वो पिछले साल की सेल की रिकवरी है। तो ओपनिंग ट्रेड डेट्स क्या कर देंगे? माइनस। ये बात समझ आई आपको? देखें, मैंने पिछले साल सेल की थी, पिछले साल एंट्री क्या पास की थी? ट्रेड डेट्स अकाउंट डेबिट और सेल अकाउंट क्रेडिट। तो ये लास्ट ईयर की सेल होगी। अब इस साल मुझे रिकवरी हुई है, तो इस साल क्या एंट्री पास हुई है? कैश अकाउंट डेबिट और ट्रेड डेट्स अकाउंट क्रेडिट। क्या ये इसने सेल को हिट किया है? नहीं। तो ये 1000 को जब मैंने 1% के साथ ग्रॉस अप किया है तो इसमें तो ये भी रिकवरी इंक्लूडेड है कि यार क्या ये रिकवरी मेरी सेल है? नहीं। ये जब रिकवरी सेल नहीं है तो क्या कर दूंगा यहां से? माइनस। तो फिर आ जाएगा क्लोजिंग डेटर्स। क्लोजिंग ट्रेडर्स को क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। क्यों? क्योंकि मैंने सेल कर दी है लेकिन उसकी रिकवरी अभी नहीं हुई, तो मैं क्या कर दूंगा? इस साल उसको ऐड कर दूंगा। रट्टा नहीं लगाना, रट्टा लगाएंगे सारा कुछ मिक्स हो जाएगा। कॉन्सेप्चुअली चलना है, सेल की एंट्री के थ्रू चलना है। किस चीज ने सेल को हिट किया, किस चीज ने सेल को हिट नहीं किया, उसके हिसाब से आप इसको लेके चलना है। समझ आ गई जी बात को? आप यहां तक कोई इतराज, कोई मसला, कोई परेशानी? अब यहां पे प्लस माइनस करेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगी? आपकी सेल की फिगर आ जाएगी। यहां पे क्या आ जाएगी? सेल की फिगर। अब ये क्या है? ये आपका एनालिटिकल प्रोसीजर है। ये क्या है? एनालिटिकल प्रोसीजर है। इसके ऊपर एक और आता है जिसको कहा जाता है प्रोडक्शन टू सेल रिकंसिलिएशन। क्या कहा जाता है जी? ओपनिंग क्वांटिटी, प्रोडक्शन और क्लोजिंग क्वांटिटी। डिफरेंशियल क्या होगा? कंजम्पशन ऑब्लिक सेल। ओपनिंग को कहां से, ओपनिंग क्वांटिटी कहां से चेक की? लास्ट ईयर से। प्रोडक्शन को कहां से चेक किया? प्रोडक्शन रिपोर्ट से। क्लोजिंग को कहां से चेक किया? फिजिकल वेरिफिकेशन से। तो डिफरेंशियल क्या होगा? सेल। तो क्वांटिटी आपको यहां से सेल की पता चल जाएगी। ये समझ आ गया? प्रोसीजर नहीं आया? इधर देखिए, मैं बताता हूं। ओपनिंग क्वांटिटी कहां से वेरीफाई हुई? क्लोजिंग क्वांटिटी कहां से वेरीफाई हुई? फिजिकल से। इस साल फिजिकल किया। प्रोडक्शन को कहां से चेक किया? प्रोडक्शन के रिकॉर्ड से। तो इन सारों का डिफरेंस क्या होगा? सेल। तो मैंने सेल की फिगर को सिस्टम से नहीं लिया बल्कि सेल की फिगर को डिफरेंशियल कंसीडर कर लिया। तो जो सेल की फिगर थी वो मेरे सिस्टम की फिगर के साथ क्या होनी चाहिए? मैच होनी चाहिए। अब ये जो सेल की फिगर है, सेल क्वांटिटी, ये मेरे कहां से मैच करनी चाहिए? सेल रजिस्टर की क्वांटिटी से मैच करनी चाहिए। कहां से मैच करनी चाहिए? सेल रजिस्टर की क्वांटिटी से मैच करनी चाहिए। सेल रजिस्टर में क्वांटिटी का कॉलम आया था ना हमने, क्वांटिटी कितनी है, तो सारी क्वांटिटीज को प्लस कर लें और प्रोडक्शन टू सेल की रिकंसिलिएशन में जाके डिफरेंशियल उसको चेक कर लें। तो जो डिफरेंशियल होगा वो क्या होगा? आपका सेल होगा। समझा गया आपको? अच्छा, फिर एक होती है कैश और बैंक टू सेल, यानी बैंक टू सेल रिकंसिलिएशन एक बनती है। ज्यादा एडवांस हो जाएगा मेरे ख्याल, बस रहने देते हैं, इनफ है, इतने इनफ है प्रोसीजर। आप देखें, अगर आपको पेपर में सवाल आ जाए तो आप 10 नंबर का सवाल आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपने सेल रजिस्टर से स्टार्ट करना है। सेल रजिस्टर के ऊपर 2 प्रोसीजर लगाने हैं, एक डाटा एनालिटिक्स का प्रोसीजर लगाना है और एक उसकी कंप्लीट एंड एक्यूरेसी का प्रोसीजर लगाना है। फिर उसके बाद आपने सैम्पलिंग का प्रोसीजर लगाना है और उसके अंदर आपने सारी बातें लिखनी है। फिर उसके बाद आपने आपके जो एनालिटिकल प्रोसीजर है उसके बारे में सारा लिखना है। तो आपके 5-6 प्रोसीजर आसानी से बन जाएंगे, तो आपको इंशाल्लाह इसमें अच्छे नंबर मिल जाएंगे। अब जरा बुक के ऊपर रीडिंग कर लें जिसकी, बस बुक पे 2 मिनट रीडिंग कर लेना और सिर्फ 2 मिनट। 11 बजे टेस्ट है ना, और 11 भी नहीं हुए, अभी 4 मिनट हैं। और रीडिंग तो कर लेना जो पढ़ा, फिर कहेंगे घर जा। सबसे ज्यादा आप लोगों के मसला होते हैं, सर हमें पता ही कौन नहीं था हमने किताबें क्या पढ़ा है। तो किताबें देख ले, किताब में लिखा हुआ कहां पे से, ये देख ले, मैंने कोई नहीं पढ़ाना कल फिर इसको। सिर्फ बुक के ऊपर 2-3 लाइनें ऐसे ये देख लें, बुक के ऊपर देख लें, आप खुद ही देख लें। डांटनी है, मैं बाप हमेशा डांटते ही हैं। क्या चीज? कट ऑफ का प्रोसीजर मैंने ऑलरेडी बताया, लेकिन उसको वो सेम ही है। जो सेल के ऊपर, परचेज के ऊपर कट ऑफ था वही सेल पे कट ऑफ है। वहां पे जीआरएन पे था, यहां पे ओजीपी पे हो जाएगा, बस फर्क कोई नहीं होना। बाकी इसमें नहीं, 2 प्रोसीजर बड़े इंपॉर्टेंट है, मिस हो गए। 2 बड़े इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है। एक पीरियड 13 टेस्ट है इसका, वो लाइबिलिटीज में किया था। अब सेल का भी पीरियड 13 है जी।
सेम ही रहेगा, लेकिन यहां सेल इन्वेस्टर्स आ जाएंगी। यानी आप और सेल रिटर्न का कंपैरिजन होता है, यानी कि हम सेल टर्न की जो रेश होती है ना, उस चेक करते हैं कि एनोमलस या एनोमली तो नहीं क्रिएट हो रही, कि बहुत ज्यादा सेल रिटर्न तो नहीं हो रही। हम क्या करते हैं, पीरियड 13 में जाते हैं। पीरियड 13 क्या होगा, ईयर एंड के बाद अगला महीना, और वहां पे देखते हैं कोई सेल रिटर्न बड़ी बुक तो नहीं हुई। अगर सेल रिटर्न बड़ी बुक हुई है तो उसका मतलब क्या है कि ईयर एंड पे आपने सेल को ओवरस्टेट किया हुआ था। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसीजर, इसको आप लिख लें कि वी विल ऑब्टेन द पीरियड 13 सेल्स रजिस्टर एंड चेक फॉर major sale return if any. If major sale returns showed in the sale register of the subsequent period, जी, we will obtain sale register of the period 13, that is after the year end, and check for sale return amounts to ensure that sale returns are in normal pattern and not or unusual. ये समझाइए बात की या नहीं आई? नॉट अनयूजुअल, यानी अनयूजुअल नहीं है और नॉर्मल पैटर्न के साथ है। मलक साहब ये इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है, ये मैं बातें कर रहा हूं, ये आपको जो है ना वो प्रैक्टिकली लाइफ में जाके इसकी इंपॉर्टेंस समझ आएगी कि ये कितने 15 साल की जो नॉलेज है ना वो मैं आपको ट्रांसफर कर रहा हूं। ठीक है जी, समझ आ गया? लेकिन अब आपको आज के दिन के लिए इतना इनफ है जी। आज की डिस्कशन को यहीं पे करते हैं कंक्लूड। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।